नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधायक महेश नेगी मामले में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। होटल से पुलिस के हाथ अहम दस्तावेज लगे। होटल रजिस्टर में अहम जानकारी मिली है। महेश नेगी और महिला की एंट्री मिली है। रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या जानकारी सामने आ रही है? तरीके से महिला के 164 के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस का एक काम था कि अब साक्ष्यों को जुटाया जा सके और ये कोशिश की जा सके कि जिन जिन जगहों पर महिला ने कहा है कि उसके साथ जो है यौन शोषण किया गया है। तो कल की अगर मैं बात करूं तो जो विधायक हॉस्टल है वहां पर पुलिसकर्मी गए थे महिला के साथ, लेकिन विधायक हॉस्टल बंद था, तो इस वजह से वहां पर कोई जांच नहीं हो पाई। लेकिन जो आज का दिन था वो मसूरी के लिए था और मसूरी पर आज जो है पुलिस की जो टीम थी उसके साथ महिला भी वहां पर थी। और जो मसूरी में एक होटल है वहां पर ये साक्ष्य मिले हैं कि जो होटल में जो रजिस्टर है जहाँ पर पर्यटकों की एंट्री होती है उसमें महेश नेगी और जो महिला है जो आरोप लगाने वाली वो दोनों रुके हैं। कमरा 204 नंबर का है जहां पर उन जो है वो मसूरी में रुके हैं और इसके साक्ष्य पुलिस के हाथ आज लगे हैं। जी शुक्रिया रवि, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की एक नई टीम की घोषणा कर दी है। नड्डा ने करीब 8 महीने बाद अपनी नई टीम की घोषणा की। जेपी नड्डा की नई टीम में अनिल बलूनी को बड़ी जगह मिली है। बलूनी को मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई, साथ ही वो मीडिया इंचार्ज भी बने रहेंगे। भाजपा के इतिहास में अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद के बाद मीडिया प्रभारी और मुख्य प्रवक्ता बनने वाले बलूनी तीसरे शख्स हैं, जिससे आप उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं, बढ़ते कद का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अनिल बलूनी उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद भी हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड के विकास के लिए काफी प्रयासरत हैं। पलायन के मुद्दे पर बलूनी ने एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है, साथ ही वो जनहित के मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहते हैं। अनिल बलूनी पौड़ी जिले के नकोट गांव के रहने वाले हैं और काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। 26 साल की उम्र में ही वो सक्रिय चुनावी राजनीति में उतर गए थे। अनिल बलूनी के शैली का प्रभाव ऐसा है कि वो पीएम मोदी के पसंदीदा नेताओं में शामिल हैं। 2014 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें पार्टी प्रवक्ता और मीडिया प्रकोष्ठ का एक प्रमुख बनाया गया। एक तरह से बलूनी अमित शाह के भी सबसे भरोसेमंद लोगों में से शामिल है। और हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए। राठी जी, जिस तरीके से ये पूरी संगठनात्मक तस्वीर सामने आई है, अनिल बलूनी का लगातार कद बढ़ रहा है और संगठन उन पर भरोसा जता रहा है। अब देखिए, मैं पहले तो आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि आदमी के कद का अंदाजा किस बात से लगाया जाता है। तो उसकी टीम में कौन कौन लोग हैं? जफर इस्लाम, सुधांशु त्रिवेदी, अपराजिता सारंगी, हिना गाजिद, राजीव चंद्रशेखरन, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, राज्यवर्धन राठौर जैसे दिग्गज उनकी टीम में हैं जो प्रवक्ता बनाए गए हैं। ये जितने भी मैंने नाम गिनाए हैं ये बहुत ही पुराने या तो पूर्व मंत्री या तो मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और ज्यादातर इनमें से आठों के आठों सांसद इस समय हैं। तो ये लोग अनिल बलूनी के नेतृत्व वाली टीम में काम करेंगे। अनिल बलूनी दूसरी तरफ ऐसे तीसरे नेता है अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद के बाद जो मीडिया प्रभारी होने के बावजूद मुख्य प्रवक्ता का दायित्व भी निर्वहन करेंगे। तो आप अनिल बलूनी के बारे में इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड बहुत छोटा स्टेट है जहां से मात्र 5 लोकसभा सांसद चुनकर जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की निगाह में उनकी हैसियत लगातार बढ़ रही है। उनकी टीम में लगातार उनका प्रभाव बना हुआ है। और जैसे अभी आपने सामाजिक आंदोलनों की बात की, या तो विकास अपने गांव बनाने की बात हो, या अपने गांव में अपना वोट बनवाने की बात हो, या यहाँ पर समस्याओं के निस्तारण की बात हो, पीएमओ से मसूरी और नैनीताल के पेयजल की एक स्कीम सैंक्शन कराने की बात हो, तो वो तमाम ऐसे काम हैं जो उनके हिस्से में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए शायद क्योंकि वो विजनरी नेता हैं, यूथ हैं, उम्र भी बहुत नहीं है, तो प्रधानमंत्री और अमित शाह की उन पर इस तरह की कृपा बनी है क्योंकि वो उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। पार्टी के प्रति निष्ठावान होने और समसामयिक मुद्दे उठाने का उन्हें लगातार इनाम मिल रहा है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से उनका कद बढ़ रहा है। शुक्रिया अजीत जी, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरण सिंह फर्त्याल को संगठन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। अनुशासनहीनता के मामले में उनसे 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ आग उगलने वाले लोहाघाट से विधायक पूरण सिंह फर्त्याल के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्त्याल को पार्टी संगठन में अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया गया है।
साथ ही उनसे 1 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा गया है। पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और पार्टी ने उनको आज नोटिस जारी कर दिया है कि उन्होंने जो सदन में और सदन के बाहर जिस प्रकार से बोला है उसको पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में लेती है। आप अपना जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं तो आपके खिलाफ और ज़बरदस्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमने सप्ताह भर का समय दिया है, पत्र मिलने के बाद सप्ताह भर में वो जवाब दें। सप्ताह भर में उनका क्या जवाब आता है ये देख के फिर पार्टी अगला कदम उठाए। बंशीधर भगत का साफ कहना है कि अगर कोई भी नेता अनुशासनहीनता करेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी, मगर बीजेपी के ही कई नेता कह चुके हैं कि अपनी बात रखने का हक सभी को है। फिर फर्तियाल ने भी तो अपनी बात रखी है। ऐसे में पार्टी संगठन ने ये कैसे मान लिया कि फर्तियाल ने अनुशासनहीनता की है? फर्तियाल और सरकार के बीच ये विवाद टनकपुर जौलाजीबी मार्ग में टेंडर में हुई गड़बड़ी को लेकर शुरू हुआ था, जिसकी शिकायत फर्तियाल ने सीएम से भी की थी, मगर फर्तियाल की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कंपनी के खिलाफ सरकार ने एक्शन नहीं लिया। फर्तियाल ने इस मसले को सदन के अंदर भी उठा दिया था। साथ ही उन्होंने खुलकर आरोप लगाया था कि धांधली में शामिल लोगों को बचाया जा रहा है। तमाम लोगों पर एफआईआर है और आज सरकार उस मामले को लिपापोती करके वो ठेकेदार आज आर्बिट्रेशन में उसका पक्ष में फैसला आया और सरकार अपील भी नहीं कर रही है। उसी को बहाना बनाकर उस ठेकेदार को साथ मिलकर और जो 123 करोड़ का ठेका था, जिसके 4 गुना रेट ज़्यादा बनाए थे। कटिंग के पहाड़ पर कहीं पर भी 1 करोड़ से नीचे के कहीं भी कटिंग के रेट नहीं है, उसमें 4 करोड़ पर किलोमीटर की कटिंग के रेट बनाए, जिसकी डीपीआर फर्जी थी। हमने मांग की है सरकार आर्बिट्रेशन में न जाकर ठेकेदार के साथ साठगांठ करके, और ठेकेदार 7.5 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन ने उसको क्लेम भी कंपलसेशन के तौर पर ठेकेदार 7.5 करोड़ छोड़ रहा है। तो ये बहुत सोचनीय विषय है, 7.5 करोड़ क्यों छोड़ रहा है ठेकेदार? पूरन सिंह फर्तियाल ने सरकार के साथ संगठन की भी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। परेशानी इस बात की है कि उन्होंने सीएम पर भी सीधा प्रहार किया है। अब बीजेपी संगठन की तरफ से उन्हें नोटिस तो दिया गया है, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मामला सुलझ जाएगा या फिर आने वाले दिनों में बवाल और बढ़ने वाला है। देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और उत्तराखंड का आज का कोरोना अपडेट आपको हम बताते हैं। प्रदेश में 949 नए केस सामने आए हैं। जोशीमठ में कोरोना के 24 नए केस मिले। प्रदेश में कोरोना के 10,856 एक्टिव केस इस वक्त हैं। तो जोशीमठ में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए, 10,856 एक्टिव केस हैं। और आज के अपडेट की हम बात करें तो नए 949 केस सामने आए। नेता और नौकरशाही के विवाद के बीच विभागीय सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार किसका है, अब इस पर भी विवाद हो रहा है। बंशीधर भगत का कहना है कि विभागीय सचिवों की सीआर लिखने का अधिकार अगर मंत्रियों को होगा तो एक अच्छी पहल होगी। इससे पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मंत्रियों से ही सीआर लिखवाने की पैरवी कर चुके हैं। कि अधिकार मंत्री को होगा तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल हो जाएगी और अंकुश लगेगा। अब ये निर्णय सरकार को करना है, लेकिन जो मांग करी गई है वो कोई अनुचित मांग नहीं है। किसान बिल पर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पलटवार किया है। कांग्रेस हमेशा माफिया, बिचौलिए और दलाल और देश को खोखला करने वाली ताकतों को हमेशा बढ़ावा देती आई है और आज भी वो काम यही कर रही है। तो विश्व के कोने कोने के लोग हिंदुस्तान के सम्मान में ताली पीटते हैं कि हिंदुस्तान निश्चित ही ये नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बदल गया है। हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने वालों का बख्शा नहीं जाएगा। विश्व के कोने कोने में लोग खड़े होकर तालियां पीटते हैं हिंदुस्तान के पक्ष में। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क में बने गड्ढों में धान लगाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सड़कों की हालत खराब है, मगर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस का ये विरोध सड़कों की खस्ता हालत को लेकर है।
कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर धान बो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता है, मगर सरकार सड़कों की मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हल्द्वानी पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में जो रोडों की दुर्दशा है बहुत बुरी स्थिति में है। कहीं रोडों में गड्ढे हैं, गड्ढों में रोडें अंदर आना मुश्किल है। लेकिन इससे संबंधित विभाग, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जरा सी बरसात होने पर मार्ग कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं और जरा सी हवा चलती है तो ये धूल का अंबार लग जाता है आसपास के घरों में चलने वाले उनको जो राहगीर है। लेकिन जो प्रशासन है बिल्कुल उसमें मूक दर्शक बना हुआ है। तो हमारी मांग है आज त्रिवेंद्र रावत जी से और नगर निगम के जो मेयर है जोगिंदर तले जी की, जो हल्द्वानी की जो मार्ग जर्जर हालत में, इनको आप तत्काल ठीक करिए। सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे बरसात के दिनों में सफर करना मुश्किल हो गया है। सरकार को ये गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे, लिहाजा विपक्ष के लोग इनमें धान लगाकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। नेशनल हाईवे हो या फिर लिंक मार्ग, सभी की हालत एक जैसी ही है। मौजूदा सरकार के समय में तो जैसे सड़कों की अनदेखी ही हो गई है। यही वजह है कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रहा है। हल्द्वानी से अंकित सा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और कोरोना की वजह से शादी समारोह से जुड़े लोगों को व्यापार चौपट हो गया है। हल्द्वानी में विवाह समारोह से जुड़े लोगों ने बैंड बजाकर विरोध जताया। इनकी मांग है कि सरकार को इनके व्यवसाय के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हल्द्वानी की इन तस्वीरों को देखकर आप यही समझेंगे कि यहाँ पर कोई शादी समारोह हो रहा है, क्योंकि बैंड बाजा तो अक्सर शादी में सुनाई देता है। मगर यहाँ मामला ठीक उलट है। विवाह समारोह से जुड़े व्यापारी बैंड बाजा बजाकर विरोध जता रहे हैं। कोरोना की वजह से इनका कामकाज ठप है। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी चीजों में छूट दी गई है, इनका रोजगार भी पटरी पर लौट सके। बैंड शादियों में इसको बजाकर अपने तमाम ग्राहकों को खुश किया करते थे। उस खुश करने के माध्यम से मैं तमाम लोग हमारा बैंड लिया करते थे, बुक किया करते थे, जिससे कि हमारा बहुत अच्छा रोजगार चलता था। हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी। सरकार से हमारा निवेदन है, गुजारिश है कि वो हमारे लिए इस सबके खुल चुके हैं। कम से कम जैसे भी मतलब ये कानून के स्तर पर ये मतलब एक डिटेंशन सेंटर भी ना चाहिए, लेकिन हमारा रोजगार खुल जाए। कोरोना की वजह से शादी समारोह पर काफी समय तक पाबंदी लगी रही, जिस वजह से इनका कारोबार भी बंद रहा। अभी भी शादी समारोह के लिए वो छूट नहीं दी गई है जो पहले थी, जिस वजह से इनसे जुड़े लोग परेशान हैं और उनके सामने आर्थिक संकट है। पिछले 6 माह से लगातार सरकार से मांग कर रही है कि विवाह में 400 लोगों की अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन सरकार की गाइडलाइन अभी 50 लोगों की आई है, जिसमें कि हमारा व्यापार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। हमसे हज़ारों लोग जुड़े हैं, कैटरर्स है, हलवाई है, वेंकट है, लाइट वाले हैं, डीजे वाले हैं, वेंकट वाले हैं, फ्लावर वाले हैं, फोटोग्राफर वाले हैं, वेटर्स हैं। हमारी पुनः सरकार से मांग है कि कम से कम 400 लोगों को अनुमति प्रदान की जाए। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि लॉकडाउन के दौरान जहां सरकार ने बाकी लोगों को राहत दी है, फिर इनके लिए भी कोई ना कोई तो राहत जरूर होनी चाहिए। हल्द्वानी से अंकित सा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त की एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बताते हैं। फूलों की घाटी में मोबाइल सेवा शुरू हो गई है। 15,000 की फीट पर स्थित है फूलों की घाटी और यहां पर अब मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। 4G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत हो गई है। हेमकुंड साहिब में भी 4G मोबाइल सेवा का शुभारंभ हो गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर। फूलों की घाटी में अगर आप जाते हैं तो आपको नेटवर्क न होने की शिकायत अब परेशान नहीं करेगी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर फूलों की घाटी है, वहां पर 4G नेटवर्क अब काम करने लगा है।
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद पिथौरागढ़ में कोरोना मरीजों की व्यवस्थाओं के लिए गठित कमेटी ने जिला जज के नेतृत्व में कोविड-19 बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सेंटर में लोगों को दी जा रही दवाइयों, भोजन और दूसरी चीजों का निरीक्षण किया गया। टीम का कहना है कि इस सेंटर की सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई। और पिथौरागढ़ के धारचूला प्रशासन की तरफ से सर्च अभियान चलाया गया। मोरी गांव में आपदा के दौरान धराशायी हुए मकानों से मलबा हटाकर मलबे में दबे सामान की तलाश की गई। इस दौरान घरों के मलबे से कई लोगों के सोने चांदी के आभूषण और दूसरी कीमती सामान बरामद हुए, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। मोरी में 27 जुलाई को बादल फटने से काफी तबाही हुई थी। इस दौरान कई लोगों का सामान मलबे में दब गया था। मिलेगा, उसको ईमानदारी का था ना, इसलिए मिलेगा ही। अरे और यहाँ पर वक्त एक छोटे